सेमीकंडक्टर का काम भी हिंदुस्तान में होगा और हम एंड टू एंड सॉल्यूशन दुनिया को देने की ताकत रखते हैं। जिस देश ने आज वेफर बनाना नहीं सीखा, वो देश आने वाले दिनों में पीछे रह जाएगा। जिस इकोनॉमी ने सेमीकंडक्टर पे कंट्रोल, उस पे गुणवत्ता पे, उसकी क्वालिटी पे, उसके डिजाइन पे, टैलेंट डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। भविष्य के साथ सेमीकंडक्टर जुड़ा हुआ है। हर उपकरण में मेड इन इंडिया चिप क्यों न हो? क्यों ये सपना मेरे देश का नौजवान देखे? टैलेंट यहाँ है। दुनिया की 90% सेमीकंडक्टर चिप्स इंडिया में डिजाइन की जाती हैं, फिर चाहे वो एनवीडिया की हो, AMD, इंटेल या क्वालकॉम की। फिर भी इंडिया आज 95% सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट करता है, क्योंकि एक बार जब इन चिप्स की डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाती है, इन्हें मैन्युफैक्चरिंग के लिए US, चाइना और ताइवान भेज दिया जाता है। अब सवाल आता है, जब बेंगलुरु में बैठे हमारे इंजीनियर्स वर्ल्ड क्लास चिप को डिजाइन कर सकते हैं, तो उन्हें मैन्युफैक्चर क्यों नहीं कर सकते? आखिर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में इतना पीछे क्यों रह गया? लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इंडिया ने अपनी सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग तब स्टार्ट की थी जब चाइना, कोरिया और ताइवान ने इसके सपने भी नहीं देखे थे। आज दुनिया की 90% सेमीकंडक्टर चिप्स अकेला ताइवान बनाता है, लेकिन हमने ताइवान से 18 साल पहले सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। हाँ दोस्तों, ये कहानी है SCL की, ये कहानी है भारत की पहली और आज तक की अकेली सेमीकंडक्टर कंपनी की। बात है 1976 की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने टेक्नोलॉजी के आने वाले रिवॉल्यूशन को भांप लिया था, साथ ही सेमीकंडक्टर चिप्स की पावर को भी समझ लिया था। तब इंडियन कैबिनेट ने एक बिल पास किया। इस बिल में SCL यानी सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड की नींव रखी। फिर आगे जाकर 1980 में SCL का काम स्टार्ट हुआ। तब पंजाब के चीफ मिनिस्टर जेल सिंह ने पंजाब के मोहाली में SCL को 51 एकड़ जमीन दी, लेकिन बदले में सिर्फ ₹1 लिया। जल्दी से SCL का काम स्टार्ट हुआ और 1984 के आते आते SCL ने अपना प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया। इनिशियल स्टेज पर SCL अमेरिकन कंपनी माइक्रोसिस्टम इंक के साथ पार्टनरशिप करके 5 माइक्रोन की चिप बनाने लगी। इसके बाद SCL ने 2 और डील की। पहली डील अमेरिकन कंपनी रॉकवेल के साथ की, जिसमें वो रॉकवेल के लिए 2560G माइक्रो प्रोसेसर बनाएगी। दूसरी डील जापानी कंपनी हिताशी के साथ की, जिसमें वो हिताशी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए चिप बनाएगी। SCL काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। जल्दी SCL ने 5 माइक्रोन से 0.8 माइक्रोन की एडवांस चिप बनाना स्टार्ट कर दिया। उस समय की लीडिंग कंपनी इंटेल ने भी 0.8 माइक्रोन की चिप्स को पहली बार 1987 में यूज किया था। अब SCL ग्लोबल टेक्नोलॉजी से सिर्फ एक जनरेशन पीछे थी। ऐसा लग रहा था SCL जल्दी ये गोल भी पूरा कर लेगी और इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक ग्लोबल लीडर बन जाएगा। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। 1999 में SCL के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आग लग जाती है। ये आग इतनी खतरनाक थी कि इसने पूरी फैक्ट्री को जला दिया। आग पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव किया गया, जिससे और ज्यादा नुकसान हो गया। अब ये आग किस वजह से लगी, इसके पीछे 2 अनुमान लगाए जाते हैं। पहला अनुमान ये कि इस आग के पीछे किसी फॉरेन कंट्री का हाथ हो सकता है, जो मुझे लगता है सही भी है, क्योंकि इंडिया इन चिप्स का इस्तेमाल अपने स्पेस और मिलिट्री मिशन में कर रहा था, जो कई देशों को रास नहीं आ रहा था। सबका दूसरा कारण है, उस समय चाइना, कोरिया और ताइवान में चिप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी, लेकिन एक कंट्री ये पूरा मार्केट डोमिनेट कर रही थी। अगर आपको उस कंट्री का नाम पता है तो कमेंट में लिखकर बताएं। दूसरा अनुमान ये लगाया जाता है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कई सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है, इसलिए फैक्ट्री में आग लगना कोई नई बात नहीं है। 1986 से 1995 के बीच के ये इंश्योरेंस क्लेम की डिटेल देखिए। इससे पता चलता है उस समय कई और कंपनियों को भी आग लगने की वजह से नुकसान हुआ था। गवर्नमेंट ने हमारी इंटेलिजेंट एजेंसियों को आग का कारण पता करने के लिए लगाया, लेकिन कोई भी एजेंसी इसमें कामयाब नहीं हो पाई और आज तक ये एक मिस्ट्री बनी हुई है, ये आग किस वजह से लगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये आग किस वजह से लगी होगी? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। अब गवर्नमेंट के सामने 2 ही ऑप्शन थे, या तो इस प्रोजेक्ट को बंद कर दे या SCL को दोबारा बिल्ड करे। गवर्नमेंट ने एक और बेट ली और SCL ने $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। फिर 8 साल बाद 1997 में SCL ने दोबारा प्रोडक्शन स्टार्ट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में टाइम बहुत मायने रखता है। हर नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर देती है। TSMC और सैमसंग जैसी कंपनियां अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की वजह से पूरा मार्केट एक्वायर कर चुकी थी, इसलिए HCL को दोबारा ऐसी कोई बड़ी डील मिल ही नहीं पाई। अब HCL धीरे धीरे कंपटीशन से बाहर होती जा रही थी, तभी HCL को एक और बड़ा झटका मिल गया। सरकार ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण की घोषणा कर दी। भारतीय बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए पूरी तरीके से खोल दिया गया। इससे HCL के कस्टमर विदेशी कंपनियों से सिर्फ खरीदने लगे, क्योंकि उनके पास नई टेक्नोलॉजी सस्ते दाम पर मिल रही थी। और HCL पूरी तरीके से कंपटीशन से बाहर हो गई। 1999-2000 फाइनेंशियल ईयर में HCL ने $14 मिलियन का रेवेन्यू किया, लेकिन उसमें प्रॉफिट सिर्फ $4 लाख का ही था। इसमें भी उसके मेजर क्लाइंट इसरो और इंडियन आर्मी ही थी। HCL की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। 2005-2006 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 1000 वेफर्स प्रोड्यूस किए, जबकि उसकी कुल क्षमता इससे 20 गुना ज्यादा थी। इसी साल HCL ने $3.5 मिलियन का रेवेन्यू किया, लेकिन उसमें $2 मिलियन का लॉस बुक किया। अब 2005 HCL के लिए अंतिम साल साबित होने वाला था। 2005 में गवर्नमेंट ने HCL को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को सौंप दिया। 2006 में HCL का नाम बदलकर सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड से सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कर दिया गया, और इसी के साथ HCL का कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर कंपनी बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद HCL सिर्फ इसरो के स्पेस मिशन जैसे मंगलयान, चंद्रयान के लिए ही चिप बनाता है। 2005 के बाद आज तक कोई भी कंपनी इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप नहीं बना पाई। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या हमारा सेमीकंडक्टर चिप बनाने का सपना ही रह जाएगा? आखिर ये सेमीकंडक्टर है क्या? इसे बनाना इतना मुश्किल क्यों है? और 2005 के बाद इंडिया कौन कौन से प्रयास कर रहा है? ये सब जानने से पहले हम समझते हैं कि ये सेमीकंडक्टर है क्या। दोस्तों, सेमीकंडक्टर हार्डवेयर का एक छोटा सा डिवाइस होता है जो हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम में यूज होता है। स्मार्ट वॉच से लेकर फाइटर जेट, स्पेसक्राफ्ट, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। एक तरह से ये समझ लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ब्रेन होता है। अगर ये इंडिया में बन रहा होता तो 1 लाख रुपए के एप्पल के लैपटॉप की कीमत घटकर 60,000 रह जाती। और आप सभी जिस भी फोन से अभी ये वीडियो देख रहे हो उसकी कीमत 40% से घट जाती। अब सवाल आता है, आज इंडिया में टाटा, रिलायंस, जोहो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हम इंडियंस ही चलाते हैं। इवन इन सेमीकंडक्टर कंपनियों के CEO भी भारतीय हैं, तो हम लोग पीछे क्यों रह गए? दोस्तों, किसी भी देश को सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें पहला है फाइनेंशियल कैपिटल। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट को बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। प्लांट में लगने वाले इक्विपमेंट और मशीनें काफी एक्सपेंसिव होती हैं। इतना ही नहीं, इन्हें टाइम टू टाइम मेंटेन और अपडेट भी करना पड़ता है, जिससे इनका खर्चा और भी बढ़ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट में नहीं, प्रॉब्लम रिटर्न में है। एज ए इंडियंस हम किसी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले उसका ROI यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का जरूर हिसाब लगाते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में रिटर्न आने में 2 से 3 डेकेड लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, कंपनी को मार्केट में बने रहने के लिए R&D में मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है। अकेले TSMC ने 2023 में R&D पर $36 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। इतनी तो कई देशों की GDP भी नहीं है। और इंडिया की बात करें, इंडिया में R&D पर लगाए पैसों को वेस्ट ऑफ मनी माना जाता है। We think of business mostly as trading, buying and selling. We don't think deeply enough as R&D. दूसरा की फैक्टर है गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ सेकंड का पावर कट महीनों की मेहनत बर्बाद कर सकता है, इसलिए लगातार 24 घंटे बिजली का होना बहुत जरूरी है। साथ ही फैब्रिकेशन में यूज होने वाला पानी 100% अल्ट्रा क्लीन होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ बड़ा रोल प्ले करती है। दोस्तों, करंट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा काम कर रही है। गवर्नमेंट ने कंपनियों को प्रॉमिस किया है कि अगर वो इंडिया में फैब्रिकेशन प्लांट लगाती है, उन्हें 24/7 बिजली और पानी की सुविधा मिलेगी। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेक बॉक्स को टिक कर रहा है। तीसरा की फैक्टर है मैन पावर। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्रोसेस में
स्किल्ड इंजीनियर्स की जरूरत होती है ताकि वे उपकरणों को जल्दी से जल्दी समझ सके, उन्हें एडॉप्ट कर सके, साथ ही हर नई आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपग्रेड कर सके। दोस्तों, इंडिया इस मामले में काफी स्ट्रांग है। साथ ही हमारी गवर्नमेंट ने कई कॉलेजों में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का कोर्स भी चालू किया है, जिससे इंडिया में एक टैलेंट पूल बन सके। दोस्तों, अब बात करते हैं अंतिम सवाल की, कहीं हमारा सेमीकंडक्टर बनाने का सपना सपना तो नहीं रह जाएगा? नहीं दोस्तों, कई फेलियर और मुश्किलों के बाद इंडिया एक बार फिर सेमीकंडक्टर की दौड़ में शामिल हो गया है। गवर्नमेंट ने कंपनियों को प्रॉमिस किया है, अगर वे इंडिया में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाती है तो उन्हें 50% तक कैपिटल मनी देकर हेल्प की जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने $10 बिलियन की PLI स्कीम भी निकाली है। इन सभी स्कीम और इनिशिएटिव की बदौलत आज इंडिया में 4 फैब्रिकेशन प्लांट बनाए जा रहे हैं। पहला प्लांट है टाटा की तरफ से। ये प्लांट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की कंपनी PSMC मिलकर गुजरात के दलोरा में बना रही है, जिसकी लागत $11 बिलियन है। दूसरा प्लांट है US की कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ से, जो गुजरात के सानन में बनाया जा रहा है, जिसकी लागत $2.75 बिलियन है। तीसरा प्लांट अगेन टाटा की तरफ से है। ये प्लांट असम के मोरीगांव में बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 27,000 करोड़ रुपए है। चौथा प्लांट CG पावर की तरफ से गुजरात के सानन में लगाया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 7,700 करोड़ रुपए है। हालांकि इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अभी इनिशियल फेज पर है, लेकिन आने वाले समय में इसमें ग्रोथ मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, ये थी हमारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर कंप्लीट केस स्टडी। आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको जरूर पसंद आया है। चैनल को ग्रो कराने में हमारी मदद करें। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।